हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीरेंद्र एकेडमी। आप सभी का वीरेंद्र एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमने सिटी 10 प्लस 2026 और राजस्थान पुलिस के लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसमें विज्ञान के अंदर अपन मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट 1 हमने कल अपलोड किया था हमारे चैनल पे, जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। आप सभी लोगों ने खूब प्यार दिया उस वीडियो को। तो उस वीडियो के अंदर हमने मानव स्वास्थ्य के बारे में और रोग किन कारणों से फैलते हैं, विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, उन सभी के बारे में हमने चर्चा की और हमने जीवाणु जनित रोगों के बारे में देखा। तो कुछ जीवाणु जनित रोग उस वीडियो में कवर नहीं कर पाए हम, तो उसको आज अपन करते हैं जो जीवाणु द्वारा फैलते हैं। तो उन रोगों को करने से पहले कल की क्लास के कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं कि स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य क्या होता है? मानव कोई भी व्यक्ति है, वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से यदि संतुलन की अवस्था में है, ठीक है, सभी के साथ संतुलन अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, एकदम स्वस्थ है, उसे बोलते हैं स्वास्थ्य। यदि थोड़ा सा भी असंतुलन बना, चाहे वो शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम हो, चाहे वो उसको सामाजिक रूप से कोई प्रॉब्लम हो, चाहे मानसिक रूप से उसको कोई भी समस्या हो, तो वो क्या है, रोगी है। वह क्या हो गया, उसको क्या हो गया, रोग हो गया। इतनी चीज क्लियर हो गई। रोगों के बारे में हमने पढ़ा कि स्थानीय बीमारी भी होती है, महामारी भी होती है और इंटरनेशनल यानी कि वैश्विक महामारी भी होती है, ठीक है। उसमें हमने जीवाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ा था, जिसकी ट्रिक थी बीमा पंडित जीएसटी के निकट है। तो अब हम उन्हीं जीवाणु जनित रोगों के बारे में थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, जो कल हमारे रोग रह गए थे वो आज की क्लास में अपन कवर करते हैं। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। क्लास को लास्ट तक देखना। तो चलिए चलते हैं स्लाइड पे। तो देखो, अपना रोग है टाइफाइड। आपने बहुत बार टाइफाइड का नाम सुना होगा। तो टाइफाइड क्या होता है? टाइफाइड का पूरा दूसरा नाम क्या है? मोती जर्रा, या फिर मियादी बुखार, या फिर आंत की बुखार, या भाव निकल गया। आप बोलेगा ना, भाव निकल गया, ठीक है, जिसका नाम है मियादी बुखार, आंत बुखार या फिर मोती जर्रा। ये किसके नाम है? टाइफाइड के। तो टाइफाइड के उपनाम आपको याद रखना है। एग्जाम में उपनाम से एक भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो टाइफाइड का रोगजनक याद हो और आपसे पूछ ले कि आंत बुखार का रोगजनक क्या है, ठीक है, मोती जरा का रोगजनक क्या है। इस तरह से घुमा कर के भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो उपनाम आपको याद रखने बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखो, उसी के अंदर उसी में अपन बात करें टाइफाइड का रोगजनक। तो टाइफाइड का रोगजनक होता है एक तो साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। बात करें रोग वाहक की, तो जो घरेलू मक्खी होती है, ठीक है, जो घरेलू मक्खी होती है, जो वो दूषित जल या कोई दूषित पदार्थ के ऊपर बैठ करके अपने शरीर से उस चीज को चिपका लेती है। कोई दूषित वायरस को चिपका लेती है, जीवाणु को चिपका लेती है, बैक्टीरिया को चिपका लेती है अपने पंजों पे। और उस बैक्टीरिया को हमारे ऊपर जब वो बैठती है, तो हमारे शरीर में, हमारे संपर्क में वो पदार्थ आ जाता है, जिससे अपन कौन सी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं? टाइफाइड से, ठीक है, टाइफाइड से। तो घरेलू मक्खियों से भी ये रोग फैलता है। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? इससे हमारे शरीर की जो आंत है, वो आंत प्रभावित हो जाती है। बात करें अपन इसके उपचार की, तो इसके लिए टीएफबी का टीका लगाया जाता है, यानी कि टाइफाइड व पैराटाइफाइड, ए और बी दोनों के लिए टीकाकरण किया जाता है, ठीक है। तो प्रश्न सीधा सा यही बनेगा कि मियादी बुखार का रोगजनक बताओ, भाव का रोगजनक बताओ, आंत बुखार का रोगजनक बताओ, या फिर मोती जरा का रोगजनक बताओ। प्रश्न कैसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि टाइफाइड का उपनाम मोती जर्रा है, उपनाम मियादी बुखार है, उपनाम भाव है, ठीक है, आंत बुखार है। इतनी चीज समझ गए टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड का रोगजनक क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी। और रोग वाहक क्या होता है? घरेलू मक्खी। प्रभावित अंग कौन सा है? आंत। उसकी बात करें अपन हेजा की, किसी को हेजा हो जाए, अपन क्या करा, या गांव वगैरह में अपन सुनते हैं ना कि इसको लू पड़ गई, पून लग गई, ये नाम सुना होगा, लू लग गई, पून लग गई, तो उसे बोलते हैं हेजा, ठीक है।
जो कौन से रोगजनक द्वारा फैलता है? विब्रियो कोलेरी द्वारा वो होता है। कौन से जीवाणु द्वारा? विब्रियो कोलेरी। और इसका रोगवाहक क्या है? इसका रोगवाहक है आपका दूषित जल, दूषित हवा और दूषित भोजन। दूषित जल, दूषित हवा और दूषित भोजन इसका क्या है? रोगवाहक है। ठीक है, बात करें अपन हैजा का जो प्रभावित अंग है वो क्या है? आंत। आंत क्या हैजे का प्रभावित अंग है। ठीक है, तो देखो ये कब होता है? आपने नाम सुना होगा डिहाइड्रेशन और रिहाइड्रेशन। ठीक है, जब हमारे शरीर में जल की कमी हो जाए, लवण युक्त जल की कमी हो जाए, तो हमारा सिर घूमने लगता है। ठीक है, सिर घूमने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, और धीरे धीरे इसकी यदि बहुत कम मात्रा में इसकी मतलब बहुत ज्यादा इसकी कमी होने लग जाए, तब ये बीमारी होती है हैजा। ठीक है, तो इसके लिए टाइम टाइम पे पानी पीना चाहिए। पानी से याद आया, लोग बहुत याद दिलाते हैं पानी पीने, लेकिन कई बार भूल भी जाते हैं। तो शरीर में लवण युक्त जल की पूर्ति करने के लिए टाइम टाइम पे पानी पीना चाहिए, और खासकर इसका जो उपचार है वो क्या है? ओआरएस का घोल लेना चाहिए। ओआरएस का घोल जरूर लेना चाहिए यदि ऐसी आपको संभावना लग रही है हैजा होने की। ठीक है, तो फिर से एक बार बता देता हूँ, जो टाइफाइड होता है उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडाल टेस्ट किया जाता है। पर्सन पर्सन बनता है, यहाँ से पर्सन आए हुए हैं, पर्सन है। ठीक है, कौन से पर्सन है? कि टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? विडाल परीक्षण। विडाल परीक्षण, या फिर ऐसे विडाल परीक्षण कौन से रोग की जांच के लिए किया जाता है? टाइफाइड। ठीक है, बात करें अपन डिफ्थीरिया की, तो डिफ्थीरिया का परीक्षण कौन कैसे किया जाता है? सिक टेस्ट द्वारा। ठीक है, कौन से टेस्ट द्वारा? सिक टेस्ट द्वारा। या फिर सिक टेस्ट कौन से रोग के लिए किया जाता है? डिफ्थीरिया। बात करें टीबी की, तो टीबी के लिए मॉन्टोक्स मॉन्टोक्स टेस्ट करवाया जाता है। यह प्रश्न ऐसे आ सकता है, मॉन्टोक्स टेस्ट है वो कौन से रोग के लिए किया जाता है? तो टीबी के लिए। ठीक है, तपेदिक। बात करें टिटनेस के लिए, तो टिटनेस के लिए तो डीपीटी का टीका लगाना चाहिए। यदि आपसे कोई कुत्ता आकर काट दे या फिर लोहे की वस्तु से चोट लग जाए, तो पहले बीमारी होने से पहले क्या लगवा लो? टिटनेस वाला टीका लगवा। ठीक है, कितनी चीजें क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन विषाणु जनित रोग की। अब तक हमने जीवाणु जनित रोग कंप्लीट देख लिए हैं। ठीक है, हमने क्या देखा? कंप्लीट जीवाणु जनित रोग देख लिए। ठीक है, अब अपन करने वाले हैं विषाणु जनित रोग। ठीक है, क्योंकि जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग और प्रोटोजोआ जनित रोग, ये सभी रोगों के बारे में आपको पता होना आवश्यक है। साथ साथ में नोट्स बना लेना। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं अपन विषाणु जनित रोगों के बारे में। ठीक है, तो विषाणु जनित रोग याद रखने की ट्रिक क्या है? रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। एक सेकेंड, रेखा ने क्या किया? रेखा हमें हिट करके क्या कर गई? पीछे छोड़ गई। ये क्या है? ट्रिक है। रे से रेबीज। ठीक है, खा से खसरा, है से हेपेटाइटिस, करके से कोरोना। ठीक है, कोरोना किससे फैलता है? वायरस से, विषाणु से। पीछे छोड़ गई मतलब पैसे पोलियो, छह से छोटी माता, डे से डेंगू, गे से गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा। ठीक है, जो स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू भी विषाणु जनित रोग होते हैं। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू भी क्या होते हैं? विषाणु जनित रोग होते हैं। तो ये सभी रोग के आपको याद रखनी है। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, यानी कि रेबीज, खसरा, हेपेटाइटिस, कोरोना, पोलियो, छोटी माता, डेंगू, गलसुआ और इन्फ्लुएंजा। ये कौन से रोग हैं? वायरस द्वारा फैलने वाले रोग हैं। वो तो बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोग, तो ये कौन से हैं? ये ये कौन से रोग हैं? ये वायरस द्वारा फैलने वाले रोग हैं। अब अपन चर्चा करते हैं इन सभी रोगों के बारे में। तो पहला है अपना रेबीज। ठीक है, रेबीज नामक रोग का उपनाम क्या है? इसका उपनाम है हाइड्रोफोबिक या फिर जल बीत्ती, यानी कि जल से डर लगना। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी भी चीज का हमारे अंदर फोबिया बन जाता है। किसी को अंधेरे का फोबिया होता है, 7 बजे के बाद पेशाब करने में बाहर नहीं जा सकते। किसी को पानी का फोबिया होता है ना? किसी को कचरे से फोबिया होता है, किसी को मिट्टी से फोबिया होता है। ठीक है, किसी न किसी चीज का डर बैठ जाता है, उसको बोलते हैं फोबिया, बीमारी।
इसका रोगजनक कौन सा? इसका है रे हेप्डो वायरस। रेबीज नामक रोग कौन से वायरस से फैलता है? रे हेप्डो वायरस। या फिर रे हेप्डो वायरस से कौन सा रोग फैलता है? रेबीज। पर्सन कैसे भी आ सकता है। रेबीज कौन से वायरस से फैलता है? रे हेप्डो वायरस। रे हेप्डो वायरस से कौन सा रोग फैलता है? रेबीज। ठीक है। रेबीज रोग कैसे फैलता है? कोई पागल जानवर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर आपको काट ले, ठीक है, तो उसके लार द्वारा हमारे शरीर में रेबडो वायरस प्रवेश करता है और हमें क्या हो सकता है? हमें ये रोग हो सकता है रेबीज। ठीक है। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। जिससे देखो आप वहां कहेगा ना कि इड़का एडोबिंडक खा गया और आपा भी इड़का आ गया, ठीक है ना, मतलब इसको पागल कुत्ते ने काट लिया, अब ये भी पागलों की तरह व्यवहार कर रहा है। मतलब कि जब ये वायरस हमारे अंदर प्रवेश करता है तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र, हमारे सोचने समझने जो शक्ति है, क्षमता है, वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। जिससे हम अपन बच्चों के जैसे, पागलों के जैसे व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है कि इड़का आ गया, खुद ही इड़का एडोबिंडक खा गया। ठीक है। इसका टीकाकरण कैसे किया जाता है? रेबीज का टीका। ठीक है। और रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। किसने की? लुई पास्चर ने। ठीक है। याद रख लोगे इतनी चीज रेबीज के बारे में। रेबीज का उपनाम क्या होता है? रेबीज का उपनाम होता है हाइड्रोफोबिक या फिर जल बीती। ठीक है। रेबीज नामक रोग का रोगजनक कौन सा है? रेबडो वायरस। रोग वाहक क्या? पागल जानवर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर। ठीक है। प्रभावित अंग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। टीकाकरण रेबीज का टीका। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? किसने की थी? लुई पास्चर। इतनी चीज क्लियर होगी। ओके। नेक्स्ट अपना पोलियो। नेक्स्ट अपना क्या है? पोलियो। ठीक है। तो पोलियो, छोटे बच्चों को पोलियो पिलाया जाता है ताकि उनको ये रोग ना हो जाए। ठीक है ना। पोलियो उस दवा का नाम होता है जो पोलियो रोग होने से बचाती है। इसलिए बोला जाता है कि पोलियो जरूरी होता है छोटे बच्चों में। तो पोलियो का रोगजनक कौन सा है? कौन सा है? एंटीरो वायरस या फिर पोलियो वायरस भी बोलते हैं इसको। एंटीरो वायरस या पोलियो वायरस। इसका रोग वाह क्या है? हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से या भोजन के माध्यम से। ये रोग कैसे फैलता है? जो प्रदूषित हवा है उससे, जो प्रदूषित पानी है उससे, या फिर प्रदूषित भोजन है उससे ये रोग। ठीक है। इससे क्या होता है? इससे हमारे तंत्रिका तंत्र व मांसपेशियां क्या हो जाती है? प्रभावित होती है। इनका विकास सही से नहीं होता। छोटे बच्चों को पोलियो की दवा क्यों पिलाई जाती है? क्योंकि छोटे बच्चे यदि पोलियो की चपेट में आ गए तो उनकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी अल्प विकसित होगी। उसकी जो मांसपेशियां हैं, पैर वगैरह, वो भी क्या होगा? अल्प विकसित होगा। कई देखो ना बचपन में लंगड़ा हुआ है, ठीक है, तो बकिनी चपेट में आइडा हुआ है पोलियो की, जी वो जू वहां एक पैर थोड़ा लंबो जाए, एक पैर थोड़ा छोटो रह जाए। ठीक है। फिर वह लंगड़ा लंगड़ा ही चल रहा है, जिन लंगड़ थी लंगड़ तो बोल दे वहां पर। ठीक है। तो पोलियो को टीकाकरण क्या करवाई जाए? एक आईपीवी लगाई जाए जो साल के द्वारा हुआ है। एक हुआ ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन, जो सेबिन द्वारा, ठीक है, जो बच्चा ने दवाई के रूप में पिलाई जाए। सबसे पहले 2 अक्टूबर 1995 में पीपीआई प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। ठीक है। यानी कि प्लस पोलियो प्रोग्राम। सबसे पहले 1994 में पोलियो की दवा पिलाने का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। 2 अक्टूबर 1995 में। उसके बाद भारत के अंदर 2014 में भारत में पोलियो मुक्त घोषित किया गया। भारत को क्या किया गया? 2004 में पोलियो मुक्त। प्रश्न आ सकता है भारत को पोलियो मुक्त कब किया गया? 2014 में। क्योंकि सभी जो जितने भी बच्चों ने जन्म लिया था सभी को पोलियो दवाई पिला दी गई। और आज भी ये प्रोग्राम चल रहा है। जो छोटे छोटे आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं अलग अलग गाँवों में, शहरों में, तो उनका यही कार्य है कि यदि कोई बच्चा उस क्षेत्र में जन्म ले रहा है तो उसको पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं। और माँ बाप का भी ये कर्तव्य बनता है कि अपने नजदीकी सेंटर या हॉस्पिटल या आंगनबाड़ी केंद्र पे जाकर के अपने बच्चों को पोलियो का टीका जरूर लगवाएं, पोलियो की दवा जरूर पिलवाएं। ठीक है। इतनी चीज क्लियर होगी। उसके बाद बात करें अपन एड्स की। देखो, एड्स एक ऐसा रोग है जिसको बारे में लोग चर्चा कम करते हैं। ठीक है। लेकिन अपन खुल के चर्चा करेंगे। एड्स का जो पूरा नाम आपसे हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। और ये कैसे होता है? उपार्जित प्रतिरक्षा कमी से ये रोग उत्पन्न होता है।
और इसका रोगजनक कौन सा? HIV वायरस। ठीक है, HIV वायरस का भी पूरा नाम पूछा जाता है आपसे एग्जाम के अंदर, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। ठीक है, और एड्स का पूरा नाम क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। किससे फैलता है ये? HIV वायरस से, जिसका पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ठीक है, और ये कितने टाइप, ये कौन से टाइप का होता है? ये एक होता है SSRNA यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, एक होता है ये रेट्रोवायरस। ठीक है, कौन सा होता है? रेट्रोवायरस। इसका अन्य नाम क्या है? HTLV-3। इसका फैलने का कारण क्या है? असुरक्षित यौन संबंध से, संक्रमित व्यक्ति का रक्त चढ़ाने से, मतलब किसी व्यक्ति को एड्स हो रखा है, यदि उसका खून हमारे शरीर में चढ़ा दिया जाता है, ठीक है, तो हमें भी वह रोग हो जाता है। संक्रमित सुई के प्रयोग से, कोई सुई उस व्यक्ति द्वारा संक्रमित हो गई, ठीक है, तो उस सुई से, जैसे इंजेक्शन होते हैं ना, तो उसकी जो आगे वाली सुई होती है, उसका प्रयोग यदि करते हैं किसी एड्स वाले व्यक्ति से फिर हमारे अंदर, तो हमें भी एड्स होने की संभावना रहती है। ठीक है, या फिर संक्रमित, यदि कोई माता संक्रमित है इस रोग से, तो उससे उत्पन्न होने वाला जो शिशु है उसको भी एड्स होने की संभावना रहती है। ठीक है, लेकिन कुछ से मिथ फैल गए हमारे कि लोग ये क्या बोलने लगे कि जिसके एड्स होगा उसके आसपास नहीं जाओ। ठीक है, साथ उसके साथ रहने, खाने, खेलने या बातचीत करने से फैलता है, लेकिन ये बातें गलत है। ठीक है, यदि आप उससे जब तक लैंगिक संपर्क, यौन संबंध, रक्त चढ़ाने या किसी संक्रमित सुई या संक्रमित ब्लेड उसका प्रयोग अपन नहीं करेंगे, तब तक आपको ये रोग नहीं होगा। ठीक है, रहने खाने पीने से ये रोग नहीं फैलता है। ठीक है, एड्स के बारे में इतनी चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट, एड्स के बारे में, तो सबसे पहला जो रोगी मिला था एड्स का, वो 1981 में मिला था, जो विश्व का पहला रोगी था एड्स का, जो USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां पे मिला था प्रथम जो रोगी था 1981 में। उसके बाद 1986 में भारत में सबसे पहला रोगी मिला एड्स का, चेन्नई के अंदर। उसके बाद 1988 में से जो 1 दिसंबर है उसको विश्व एड्स दिवस घोषित किया गया, नेशनल एड्स दिवस उसको घोषित किया गया 1988। ठीक है, इसका परीक्षण कैसे किया जाता है कि हमें एड्स हुआ है? इसके लिए एक परीक्षण होता है, एक होता है आपका एलिसा टेस्ट, ठीक है, जो प्रारंभिक जांच होती है। उसके बाद एक होता है आपका वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ठीक है, वो आपको एकदम कंफर्म बता देता है। ये तो प्रारंभिक जांच होती है। ठीक है, यदि इसी में आपको शंका लग रही है तो आपको वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करवाना चाहिए, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, जिससे पूरा कंफर्म आपको पता चल जाएगा कि आप एड्स से रोग से संक्रमित है या फिर नहीं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो HIV वायरस है वो टी लिम्फोसाइट को नष्ट करता है। ठीक है, तो जो शरीर की वृद्ध कोशिका होती है, भक्षण कोशिका, उसको नष्ट कर देता है HIV वायरस। ठीक है, और एड्स कैसे फैलता है? बात हुई यहाँ पे असुरक्षित यौन संबंधों। तो यदि कोई बहुत सारे अलग अलग टाइप के साथ, अलग अलग लोगों के साथ बहुत ज्यादा असुरक्षित यौन संबंध बनाए, तो उसको ये रोग होने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, उसके बाद एड्स के बारे में कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगला रोग है अपना हेपेटाइटिस। ठीक है, अगला रोग कौन सा अपना? हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस का उपनाम क्या है? हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस ए को पीलिया या फिर यकृत शोथ भी कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कि पीलिया हो गया, ठीक है ना, पीलिया हो गया, तो पीलिया इसी रोग का नाम है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पीलिया का जो रोगजनक वो क्या है? हेपेटाइटिस वायरस। इसके कितने प्रकार का होता है ये? हेपेटाइटिस A, B, C, D अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, इससे कौन सा आपका अंग प्रभावित होता है? आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है इससे? आपका यकृत जो अंग है वो प्रभावित होता है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, इतनी चीज क्लियर हो गई। ठीक है, यकृत में पित्त वर्णक कौन सा होता है? एक तो होता है आपका बिलीरुबिन,
एक होता है आपका बिल्लू वर्डिन, ठीक है। यदि इसका लक्षण क्या होता है आपका, यदि मूत्र ज्यादा क्या हो जाए, पीला हो जाए, आपका मल में बहुत ही ज्यादा क्या आ जाए, पीलापन आ जाए, तब ये रोग होने की संभावना रहती है, ठीक है। उसके बाद अपना है छोटी माता यानी कि चेचक। छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स, जिसको अपन राजस्थान के अंदर आंकड़ा काकड़ा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, आंकड़ा काकड़ा हो गया, ठीक है। कितना क्या हो गया, आंकड़ा काकड़ा। तो जो आंकड़ा और चेचक है, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, छोटी माता और है स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स। तो चेचक है उसको बोलते हैं बड़ी माता, ठीक है। आपने देखो, एक होता आंकड़ा, एक होती ओरी, या फिर उसको बोदरी भी बोलते हैं, ओरी या फिर बोदरी। तो जो चेचक है वो होती है बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स नाम है, स्मॉल पॉक्स है बड़ी माता, ठीक है। मारवाड़ी में आंकड़ा आंकड़ा बोले। ठीक, वो रोगजनक कौन है, वेरियोला वायरस, ठीक है। इनका लक्षण क्या हुए, शरीर पर बड़े बड़े आकार के दाने और फफोले हो जाते हैं रेड कलर, ठीक है। रेड कलर के दाने होकर के बाद में उनके बीच बीच में क्या हो जाते हैं, जो जैसे रक्त कहीं चोट लगने के बाद जो खरोंट होता है ना, वैसा कुछ उन दानों के ऊपर आ जाता है, ठीक है। इसके लिए क्या किया था, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। इसका निवारण कैसे होता है, चेचक का टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम। और एडवर्ड जेनर ही क्या है, जो टीकाकरण का जो है ना, उसका जनक कहते हैं इस एडवर्ड जेनर को, ठीक है, क्योंकि इसने सर्वप्रथम टीकाकरण की शुरुआत की थी। बात करें छोटी माता की, जिसको मारवाड़ी में ओरी बोलते हैं या फिर बोदरी बोलते हैं, ये भी वेरिसेला, ये वेरिसेला वायरस से फैलता है, वो वेरियोला वायरस से फैलता है। इसका लक्षण क्या होता है, शरीर पे महीन दानों का उभरना, जैसे अपने रूह के, जैसे अपन कभी भी देखो सर्दियों में जो ऐसे छोटे छोटे दाने आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, वैसे ही उसी प्रकार, मैंने ये बोल रहा सर्दियों में उतने, वैसे सेम उसी प्रकार के आपके शरीर पे छोटे छोटे दाने नुमा चीजें उभरने लगती है ऐसे, ठीक है। उसको बोलते हैं ओरी निकलना या फिर बोदरी निकलना। और चेचक की पहचान क्या होती है, आपके शरीर पे ऐसे लाल फफोले उत्पन्न होंगे और बीच में थोड़ा खून का क्रोन्स आपको दिखाई देगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। और दोनों से कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपकी त्वचा, आपकी त्वचा प्रभावित होती है दोनों से। उसके बाद बात करें अपन खसरा या गलसुआ। तो खसरा रोग का रोगजनक कौन सा है, मोरबिला वायरस, ठीक है। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपकी त्वचा पर खुजली होने लगती है और चकत्ते बनने लगते हैं, ठीक है। बात करें अपन गलसुआ की, तो इसका रोगजनक कौन सा है, पैरामिक्सो वायरस। कौन सा है, पैरामिक्सो वायरस। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, पेरोटिड ग्रंथि में सूजन होती है, ठीक है। इतनी चीज समझ गए। और दोनों ही रोगों के निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एमएमआर के टीके का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एमएमआर के टीके का प्रयोग किया जाता है। गलसुआ और खसरा, तो खसरा का रोगजनक कौन सा है, मोरबिला वायरस, और गलसुआ का रोगजनक कौन सा है, पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। खसरा में क्या होता है, त्वचा पर लाल लाल चकत्ते बनने स्टार्ट हो जाते हैं और खुजली होना स्टार्ट हो जाती है। और गलसुआ में क्या होता है, आपकी जो पैरोटिड ग्रंथि है उसमें सूजन होने लगता है, ठीक है। गलसुआ मतलब गले में सूजन आना स्टार्ट हो जाता है। इतनी चीज समझ गए। उसके बाद है अपना इन्फ्लुएंजा और डेंगू। इन्फ्लुएंजा और डेंगू नामक रोग। तो इन्फ्लुएंजा उसका दूसरा नाम क्या है, सामान्य जुकाम, जो जुकाम होती है उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा रोग, ठीक है। इसका रोगजनक कौन है, राइनो वायरस। कौन सा है, राइनो वायरस। इसका लक्षण क्या है, नाक से पानी बहना और 2-3 दिन खांसी आना, उसके बाद ये अपने आप ही स्वतः ही सही हो जाती है। यदि आप दवाई नहीं लेते हो तो 3-4 दिन में ये खत्म हो जाती है, दवाई लेते हो तो ये 2 दिन तो लेगी, चाहे आप कितनी दवाई ले लो, 2 दिन तो आपको इसका असर रहेगा। बात करें डेंगू की, तो डेंगू का रोगजनक कौन सा है, डेंगू का रोगजनक कौन सा है, अर्बो वायरस, ठीक है, या उसको डेंगू वायरस भी बोलते हैं। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, इससे आपका जो रक्त तंत्र है, ब्लड सिस्टम है, वो क्या होता है, प्रभावित होता है। बात करें इसके लक्षण की, तो शरीर में जो प्लेटलेट्स है उसका अचानक से कम हो जाना, ठीक है। पीछे 1-2 साल पहले डेंगू बहुत ज्यादा फैल गया था, प्लेटलेट्स, ठीक है, बहुत ज्यादा फैल गया था। और इसका उपचार कैसे है, सबसे ज्यादा गिलोय और नारियल का पानी आपको पीना चाहिए, गिलोय का जूस और नारियल का पानी आपको उसका सेवन करना चाहिए डेंगू के उपचार के लिए, जिससे आपकी स्पीड से क्या हो, स्पीड से शरीर के जो रक्त है उसमें प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़े, ठीक है। इतने चीज समझ गए, ओके। उसके बाद है आपका स्वाइन फ्लू और
बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू क्या था? स्वाइन फ्लू का रोगजनक है H1N1। ठीक है, इसका लक्षण क्या है? तेज बुखार होना और सर्दी जुकाम होना। बर्ड फ्लू क्या है? इसका रोगजनक है H5N1। H5 और H5N1। ये मुख्यतः किसमें फैलता है? जो पक्षी होती हैं, मुर्गियां वगैरह होती हैं, उनमें ये फैलता है। ठीक है, इससे क्या होता है? पक्षियों की जो आंखें हैं वो कमजोर होने स्टार्ट हो जाती है और उनका तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें अपन कोरोना वायरस की, जिसको कोरोना की, जिस बीमारी का नाम क्या है? कोविड-19। कौन सा है? कोविड-19। कोविड-19 था बीमारी का नाम। ठीक है, कोविड-19 का जो रोगजनक है वो क्या है? SARS। ठीक है, CoV-2। SARS-CoV-2। ठीक है, ये क्या है? एक बहुत ही भयानक श्वसन संबंधी रोग का एक समूह होता है। सब श्वसन संबंधी एक बहुत ही भयंकर रोग का समूह होता है SARS। ठीक है, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका श्वसन तंत्र और आपके फेफड़े प्रभावित होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसकी जांच कैसे की जाती है? इसके लिए RT-PCR करवाया जाता है, जिससे कोरोना की जांच होती है। बात करें इसके लिए कौन सा टीका का प्रयोग किया जाता है? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, फाइजर, स्पुतनिक 5। ठीक है, इन सभी टीकों का प्रयोग किया जाता है। किस किस को कोवैक्सीन, कोविशील्ड को के टीके लगे हैं? पहली डोज, दूसरी डोज, है ना? उस टाइम हम स्कूल में थे और स्कूल में आते थे डॉक्टर नर्स टीका लगाने। ठीक है, डॉक्टर लगाए तो थोड़ा दर्द होता, लेकिन जब नर्स टीका लगाए तो, है ना, समझदार। और ये कोविड-19 सबसे पहले कहाँ से फैला था? चाइना से। ठीक है, चाइना की जो वुहान सिटी है वहां पे क्या हो रही थी? वहां पे चमगादड़ों की रिसर्च हो रही थी। वहीं से चमगादड़ में ये वायरस बना और वो चमगादड़ वहां से फरार हुआ। धीरे धीरे इस वायरस का फैलाव बढ़ा और ये वायरस इतनी स्पीड से फैला कि ये 4 साल खा गया। 4 साल खा गया सभी देशों में। ठीक है, आई थिंक मेरे को अभी भी याद है 2020 2020 के जनवरी में इसके केस आने स्टार्ट हुए थे और मार्च में जो बोर्ड एग्जाम थे मार्च के अंदर, तब ये इसका जोर पकड़ा और लॉकडाउन लगा था सबसे पहले। 21 कितनी तारीख को लगा? तारीख याद नहीं मेरे को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन। ये तो थे आपके कौन से रोग? जीवाणु जनित और विषाणु जनित रोग। ठीक है, तो विषाणु जनित रोग और जीवाणु जनित रोग अच्छे से कंप्लीट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं अपन कौन से रोगों की तरफ? कवक जनित रोगों की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कवक जनित रोगों के बारे में। तो जीवाणु जनित रोग भी कंप्लीट हो गए, विषाणु जनित रोग भी कंप्लीट हो गए, मतलब जो बैक्टीरिया द्वारा फैलते हैं, जो वायरस के द्वारा फैलते हैं, ये सभी रोग तो हो गए कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं कवक जनित रोगों के बारे में। किसके बारे में? कवक जनित रोगों के बारे में, जिसकी ट्रिक क्या है? गंजा दामाद खाए फल या फिर फ्रूट। गंजा दामाद खाए फल या फ्रूट, दामाद दवाई। ठीक है, तो गंजा से रोग का नाम होता है गंजापन, दा से दाद, ठीक है, माद से दम्मा, खाई से खुजली, फ्रूट यानी कि एथलीट फूट। ठीक है, ये रोग है। जैसे गंजापन है वो, उसका रोगजनक कौन सा है? उसका रोगजनक है टीनिया कैपिटिस। ठीक है, और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका जो सिर की जो त्वचा है वो अंग प्रभावित होती है, जिससे गंजापन शुरू होता है। बात करें दाद की, तो दाद का रोगजनक क्या है? दाद का रोगजनक आपका ट्राई ट्राइकोफ्टॉन। ठीक है, ट्राइकोफाइटोन है इसका रोगजनक। और इसका त्वचा का जो प्रभावित अंग है वो क्या है? त्वचा। सॉरी, इसका प्रभावित अंग है त्वचा। बात करें माद की, ठीक है, माद यानी कि इसके रोग का नाम क्या है? दम्मा। दम्मा का जो रोगजनक है वो क्या है? इसमें दम उठना स्टार्ट हो। दम्मा का रोगजनक क्या है? एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स इसका क्या है? रोगजनक है। और बात करें प्रभावित अंग की, तो आपका श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, आपका सांस लेने में आपको तकलीफ होनी स्टार्ट हो जाती है। बात करें अपन एक खुजली की, तो इसका रोगजनक क्या है? इसका रोगजनक है
एकेरिस, केबीज, और इससे त्वचा प्रभावित होती है। बात करें अपन एथिलीट फुट की, तो इसका रोगजनक है टीनिया पीडिस पीडिस और इसका प्रभावित अंग है त्वचा। ठीक है, एथिलीट फुट को क्या बोलते हैं, हाथी पांव नामक रोग भी बोलते हैं। ठीक है, तो एथिलीट फुट तो कवक द्वारा, और जो हाथी पांव है, ये हाथी पांव से सिमिलर ही होता है, ये कृमि द्वारा फैलता है। ठीक है, लेकिन है दोनों अलग अलग। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई कवक जनित रोगों के बारे में। आप देखो, ये तो थे कवक जनित रोग, तो विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग और वायरस यानी कि विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग और कवक जनित रोग हमने देख लिए। अब बात करें अपन प्रोटोजोआ जनित रोगों की, तो प्रोटोजोआ जनित रोग कैसे याद करने हैं, पानी काम पे सोता है, पानी या फिर बानी, है ना, बानी नानी, पानी बानी नानी, पानी काम पे सोता है, पानी, पा से पायरिया, नी से निद्रा रोग, का से काला आजार, मैं से मलेरिया और पेट से अमीबिया पेचिस। ठीक है, बात करें अपन पायरिया की, तो पायरिया का रोगजनक कौन सा है, एंट अमीबा जिनजेविलिस, एंट अमीबा जिनजेविलिस इसका रोगजनक है। और इससे कौन से अंग प्रभावित होते हैं, पायरिया से आपके जो मसूड़े हैं, वो प्रभावित होने शुरू होते हैं, है ना। बात करें अपन नी से निद्रा रोग, ठीक है, निद्रा रोग का रोगजनक क्या है, निद्रा रोग का रोगजनक क्या है, ट्रिपेनोमा सॉरी ट्रिपेनोसोम गैम्बियंस। ठीक है, रोगवाहक कौन सा है, सीसी मक्खी, इससे आंत, यकृत, पलिहा और आंखें आपके प्रभावित होती है। इतनी चीज क्लियर हो गई। बात करें अपन काला आजार की, तो इसका रोगजनक है लिस्मानिया डोनोवानी, और रोगवाहक है बालू मक्खी, और ये इसका प्रभावित अंग कौन सा है, आंत, त्वचा और पलिहा। ठीक है, बात करें अपन मलेरिया की, तो मलेरिया का रोगजनक कौन सा है, प्लाज्मोडियम, मलेरिया का रोगजनक कौन सा है, प्लाज्मोडियम, और इसका रोगवाहक क्या है, मादा एनाफिलीज। ठीक है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, इससे आपकी आंत, यकृत, पलिहा या फिर आरबीसी, ये अंग प्रभावित होते हैं। बात करें अपन अमीबिया पेचिस की, अमीबिया पेचिस का रोगजनक क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, और इससे कौन से अंग प्रभावित होते हैं, आपकी आंत और आपके यकृत इससे प्रभावित होता। ठीक है, तो ये है प्रोटोजोआ जनित रोग। तो जो संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग एक या तो जीवाणु द्वारा संक्रमण फैलता है, विषाणु द्वारा होता है, प्रोटोजोआ होता है, या फिर कवक द्वारा। तो अब तक हमने संक्रामक रोग पूरे पढ़ लिए। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, हमने संक्रामक रोग पूरे पढ़ लिए। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं अपन मलेरिया की। ठीक है, किसकी बात करते हैं अपन, मलेरिया की, क्योंकि ये रोग थोड़ा ज्यादा फैलता है, मलेरिया के क्वेश्चन भी आते हैं, तो मलेरिया के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो मलेरिया का रोगजनक क्या है, मलेरिया का रोगजनक होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, मलेरिया का रोगजनक क्या है, प्लाज्मोडियम। ये क्या करता है, ये जो वायरस है, ये सबसे पहले तो यकृत पे आक्रमण करेगा, आपका जो लीवर है उस पे आक्रमण करेगा। ठीक है, उसके बाद ये आरबीसी पे आक्रमण करेगा, जिससे आरबीसी टूटना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और जिससे कौन सा पदार्थ निकलेगा, हीमोजाइन पदार्थ का स्राव होगा। ठीक है, और इससे परिणाम क्या होगा, आपके शरीर में कंपकपी, मतलब शरीर दूधने लगेगा, आपको अचानक ही सर्दी लगेगी, अचानक गर्मी लगेगी। ठीक है, बार बार आपको बुखार आएगी, क्यों, क्योंकि आपके रक्त में क्या होगी, प्लेटलेट्स की कमी होगी। ठीक है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन सभी का जुड़ाव किससे होता है, रक्त से होता है। मेरे को चिकनगुनिया हुआ था एक बार, 7 दिन भर्ती रहा। ठीक है, इसका उपचार क्या है, इसके लिए कुनेन नामक औषधि, ठीक है, या फिर इसका बात करें जैविक नियंत्रण की, तो गेम्बूसिया मछली, ठीक है, उसका प्रयोग होता है। ये तो थे संक्रामक रोग। अब बात करते हैं अपन असंक्रामक रोगों की। उपार्जित रोगों में अपन ने संक्रामक रोग पढ़ ली। अब बात करते हैं अपन उन्हीं उपार्जित रोगों के अंदर असंक्रामक रोगों। असंक्रामक रोग आपका पहला है कैंसर। ठीक है, तो कोशिकाओं का अनियमित और अनियंत्रित समसूत्री विभाजन जब होना स्टार्ट हो जाता है, तब कौन सी बीमारी होती है, कैंसर। और एक याद रखना एक चीज, कैंसर बड़े बड़े लोगों मारने में एक पल भी नहीं लगा। एक इंसान
पल में आपके साथ होता है, जब आप जाग के थोड़े दिन बाद वो इंसान आपके साथ नहीं रहता। कैंसर बीमारी ऐसी है, ठीक है। तो देखो, कैंसर का जो कैंसर रोग है, इसका अध्ययन क्या कहाँ किया, जैसे रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी में किया जाता है, वैसे ही जो कैंसर रोग है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसका फैलने का कारण क्या है, इसका फैलने का कारण है, एक तो है जो आपकी जो आयनीकरण आयनीकरण होना, एक्सरे, गामा, ठीक है, यूवी, इन सभी किरणों के आप संपर्क में आते हो। एक्सरे, गामा किरणें, पैराबैंगनी किरणें, ठीक है, अल्ट्रावायलेट यानी कि पैराबैंगनी किरणें, यदि आप इन किरणों के आप संपर्क में आ जाते हो तो आपको कैंसर होना स्टार्ट हो जाता है। जो सूर्य से डायरेक्ट आती है ना पैराबैंगनी किरणें, उसके संपर्क में आने से भी कैंसर रोग होता है, ठीक है। या फिर कोई तंबाकू का सेवन करता है, ठीक है, या फिर तंबाकू के धुएं से ये रोग होता है, गुटखा खाता है उसको ये रोग हो सकता है, ठीक है। या फिर ऑन्कोजिन द्वारा ये रोग फैलता है। बात करें इसकी जांच की, तो इसकी रक्त जांच की जाती है, एक्सरे किया जाता है, एमआरआई करवाई जाती है और सीटी स्कैन करवाया जाता है, तब इस रोग के बारे में आपको स्पष्ट रूप से पता चलता है, ठीक है। ये है कैंसर। बात करें अपन कैंसर के उपचार की, तो कैंसर का उपचार कैसे किया जाता है, या तो ऑपरेशन द्वारा या फिर कीमोथेरेपी द्वारा, ठीक है, लेजर द्वारा, या फिर थायराइड या जो ट्यूमर का कैंसर है उनको निकलवा करके आप करवा सकते हैं, या फिर कोई एक विशेष अंग प्रभावित हो गया कैंसर, आप उस अंग को निकलवा करके उससे बच सकते हैं, ठीक है। कैंसर कैंसर से मैंने एक ऐसे इंसान को खोया है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। आज मैं यहाँ पढ़ा पा रहा हूँ तो उस इंसान की वजह से, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो उस इंसान की वजह से। बात करें अपन अस्थमा, एलर्जी और अल्जाइमर की, ठीक है, ये भी आपके असंक्रामक रोग होते हैं। बात करें अस्थमा, अस्थमा किसके कारण होता है, अस्थमा यदि आप धूल, धुआं, कवक या फिर मौसम परिवर्तन इन सभी के टच में आते हो तो आपको अस्थमा होने की संभावना रहती है। जो धूल, धुआं वगैरह की तो बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके श्वसन तंत्र से संबंधित ये रोग होता है, ठीक है। तो ब्रोंकियोल में आपका सूजन आना आना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद आपसे जो श्वास आप लेते हो, श्वास लेने में आपको तकलीफ होती है, ठीक है, ठीक है। और जब भी आप बोलते हो, ऐसे नॉर्मली बोलते हो तो भी ऐसे सी सी सीटी की सी आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये तो था अस्थमा। बात करें अपन एलर्जी की, तो एलर्जी जो शरीर की मांस कोशिकाएं हैं उनसे जो हिस्टामिन का स्राव होता है उससे एलर्जी फैलती है। इसका लक्षण क्या होता है, शरीर की खुजली होती है, नाक या पानी में नाक में जलन होती है, आंखों में जलन, या फिर आंखों या नाक से अचानक पानी निकलना, ठीक है, ये एलर्जी का लक्षण है। बात करें अल्जाइमर की, तो अल्जाइमर का प्रभाव कहाँ पे होता है, दिमाग पे होता है, दिमाग की याददाश्त कमजोर होने लगती है, ठीक है। बात करें अपन अनुवांशिक रोग की, देखो शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत हुई थी, रोग कितने टाइप के होते हैं, एक होता है आपका जन्मजात रोग यानी कि अनुवांशिक रोग, एक होता है आपका उपार्जित रोग। उपार्जित रोग में हमने दो टाइप देखी, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक में हमने जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कवक जनित और प्रोटोजोआ जनित देखे, हमने पहले संक्रामक रोग कंप्लीट किया। उपार्जित रोगों के अंदर हमने असंक्रामक रोग यानी कि जो कैंसर, अस्थमा वगैरह है वो हमने कंप्लीट किया, यानी कि उपार्जित रोग हो गए कंप्लीट, ठीक है। अब आते हैं इधर आनुवंशिक रोगों की तरफ, जो क्या है, जन्म से ही हमारे साथ होते हैं, ठीक है, जन्म से ही वो रोग हमें हो जाता है, उसे बोलते हैं जन्मजात या आनुवंशिक रोग। तो ऐसे रोग होते हैं जिनका संचरण क्या हो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, ठीक है। वैसे यदि किसी दादा है, वो 30 साल की उम्र में गंजा हो गया, ठीक है, तो सेम वही बीमारी यदि उसके बेटे को है, बेटा भी 30 साल की उम्र में गंजा हो जाएगा, वही बीमारी उसके पोते में आई, वह भी 30 साल की उम्र में गंजा, इस तरह से वह पूरी बीमारी वह पूरे उस परिवार में फैल जाएगी, पूरे परिवार में वह बीमारी फैल जाएगी, ठीक है। तो ये दो टाइप से होता है, एक तो होता है ये मेंडली जीन उत्परिवर्तन के कारण, या फिर गुणसूत्रीय विकार होता है, गुणसूत्र हो गया,
ठीक है। जैसे जीन उत्परिवर्तन के कारण कौन से रोग होते हैं? हीमोफीलिया, वर्णांधता, थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनुरिया। ठीक है। और बात करें अपन गुणसूत्रीय विकार की, तो लिंग के आधार पे तो टर्नर, क्लाइनफेल्टर, जेकब, सुपर फीमेल। और ए लिंग मतलब लिंग के अलावा बात करें तो पटाउ, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्री डू चार्ट सिंड्रोम, ये सभी रोग गुणसूत्रों के कारण होते हैं। ठीक है। उसमें बात करें अपन लिंग से, लिंग पर आधारित। ठीक है। वंशावली उसके लिए आपको पता होनी चाहिए। पुरुष में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? कितने होते हैं? टोटल कितने होते हैं? 44, और साथ में एक है एक्स और वाई। ठीक है। पुरुष में, महिला में 44, साथ में एक्स और एक्स। ठीक है। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट बात बता देता कि पहले के टाइम में क्या होता था कि लड़का और लड़की, ठीक है, शादीशुदा है, उसके बाद उनके जब बच्चे होते, यदि उनको लड़की हो, ठीक है, पुराने टाइम में ये करते थे, यदि किसी को लड़की हो जाए तो लड़की को अपशगुन मानते थे, उसको मार देते थे, और उसकी माँ को दोषी मानते थे कि तेरे कोख से लड़की ने जन्म लिया, यानी कि तू दोषी। लेकिन होता क्या है, विज्ञान की भाषा में देखें तो जो लड़का होता है, ठीक है, जो लड़का होता है वो लड़की, लड़के में कौन से गुणसूत्र होते हैं? लड़के में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। लड़की में कौन से गुणसूत्र होते हैं? एक्स और एक्स गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। एक से, हाँ, लड़के में एक्स वाई और लड़की में एक्स और एक्स गुणसूत्र होते हैं। जब लड़के का कोई लिंग गुणसूत्र एक्स लड़की के एक्स के साथ मिल जाए, तब तो क्या बनता है? एक्स और एक्स बनता है, यानी कि क्या, किसका जन्म होगा? लड़की का। यदि यौन संबंध के दौरान लड़के का वाई गुणसूत्र लड़की के एक्स गुणसूत्र के साथ मिल जाए, तो यानी कि एक्स वाई, यानी किसका जन्म होगा? लड़के का जन्म होगा। ठीक है। अब बताओ डिपेंड किस पे? एक्स और वाई दोनों किसके पास? पुरुष के पास, लड़के के पास है। तो लड़का ही जिम्मेवार होगा, वो पुरुष, उसका पिता जिम्मेवार होगा कि ये लड़की हुई है फिर लड़का। आजकल तो इतना कुछ नहीं करते लड़की हो तब भी, लेकिन पहले के टाइम में बहुत करते थे। ठीक है। वो उनकी माओ को पीटते थे कि तेरे कोख से लड़की ने जन्म लिया। लेकिन विज्ञान की भाषा में देखें तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। सारा दोष किसका होता है? उसके पिता का होता है, क्योंकि उसमें जो लिंग गुणसूत्र है वो कौन से होते हैं? एक्स और वाई होते हैं। ठीक है। तो 50% चांस रहते हैं कि एक्स जा करके आगे बढ़ेगा या फिर वाई आगे बढ़ेगा। ठीक है। 50-50 चांस होते हैं, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। अब देखो, तो इसमें क्या होता है कि वाहक सदैव क्या होते हैं? महिला होते हैं। ठीक है। और इन गुणसूत्रों के आधार पे कौन कौन से रोग होते हैं? हीमोफीलिया और वर्णांधता। हेमोफीलिया और वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं जिसको। हीमोफीलिया और वर्णांधता के लक्षण क्या होते हैं? हीमोफीलिया में चोट लगने पर रक्त का थपका नहीं जमता। ठीक है। जिससे उस व्यक्ति क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। रक्त का थक्का नहीं जमता मतलब क्या है इसका? चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता। देखो कई बार किसी को चोट लगती है तो 2-3 दिन बाद पट्टी पाटी करते हैं तो धीरे धीरे उसका खरोंट आने स्टार्ट हो जाता है। ठीक, और रक्त रुक जाता है थोड़े समय के बाद ही, उसी टाइम रुक जाता है पट्टी पाटी करने के बाद। लेकिन यदि किसी को हीमोफीलिया नामक रोग है जन्म से ही, तो उसको जब भी चोट लगेगी वो खून रुकने वाला नहीं, फिर उसकी मौत ही होगी, क्योंकि वो खून बहता जाएगा। पट्टियों से कितनी देर तक रोक लोगे? ठीक है। उसका रक्त का थक्का नहीं जमेगा, खरोंट नहीं बनेगा, और ऊपर खरोंट नहीं बनेगा तो वह रक्त रुकने वाला नहीं। ठीक है। वो रक्त क्या बोलेगा? मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं रण में पीछे हटूंगा नहीं, ये युद्ध मेरा है तो मैं इस युद्ध का अर्जुन हूँ। पूरा याद गुण मेरा। ठीक है। हीमोफीलिया का तथ्य मतलब, हीमोफीलिया को शाही रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाही रोग। ठीक है। और सर्वप्रथम महारानी विक्टोरिया की वंशावली में ये हुआ था। ठीक है। महारानी विक्टोरिया, फिर उनके जो वंश आगे आए, उनके वंश थे, उनके बच्चे, उन सभी में इस रोग का लक्षण पाया गया। ठीक है। मतलब वहां से हीमोफीलिया का सर्वप्रथम हमें पता चला। बात करें वर्णांतता की, इसके लक्षण क्या होते हैं? लाल और हरे रंग में विभेद करने की क्षमता नहीं होती। जैसे आपके सामने यदि आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको हरा और लाल रंग आपके सामने रखो तो आप बता नहीं सकते कि ये लाल ये हरा है। ठीक है। आपको दोनों सेम लगेंगे। ठीक है। और इस रोग का कोई उपचार नहीं है, ना ये चश्मे से ठीक होता है। बात करें अपन स्किल सेल एनीमिया नामक रोग की, कौन सा रोग है?
स्किल सेल एनीमिया। तो ये किसके कारण होता है? एलिंग गुणसूत्रीय प्रभावी जीन विकार के कारण होता है। इसका कारण क्या है? जो हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला है उसमें छठे स्थान पे ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पे वेलिन आ जाता है। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला उसमें छठे स्थान पे ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पे क्या आ जाता है? वेलिन आ जाता है। विटामिन वाले चैप्टर के अंदर अपन ये पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका प्रभाव क्या होता है? आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आरबीसी का आकार क्या हो जाता है? हंसियाकार हो जाता है। ठीक है, तो जीन का नियम क्या कहता है? यदि दो जीन अप्रभावी तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, यदि एक जीन अप्रभावी है तो व्यक्ति को मलेरिया नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बात करें अपन फिनाइल कीटोनूरिया और थैलीसीमिया। तो फिनाइल कीटोनूरिया क्या है? तो इसकी समस्या क्या है कि फिनाइल एलेनिन का संश्लेषण नहीं हो पाता। फिनाइल एलेनिन का संश्लेषण नहीं हो पाता और जिससे क्या होता है? जो मस्तिष्क की पायरुविक जो मस्तिष्क की जो ग्रंथि है उसमें पायरुविक अम्ल जमा होने लग जाता है और जिससे जो मस्तिष्क है उसका विकास है रुक जाता है। ठीक है, बात करें अपन थैलीसीमिया की, तो इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन का विकृत रूप संश्लेषित होता है और इसका परिणाम क्या है? शरीर में भारी रक्त की कमी हो जाती है। इसका परिणाम क्या है? शरीर में भारी रक्त की कमी हो जाना। ठीक है, गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार जैसे सामान्य स्थिति हो तो 44 प्लस ये दो हो गए, एक जोड़ी ये हो गया एक्स एक्स, तो 46 होते हैं टोटल। 44 प्लस एक्स वाई यानी कि 46। तो ऊपर वाला किसका है? ठीक है, लिख ही देता हूँ। जैसे ये पुरुष में, ठीक है, ये सॉरी पुरुष नहीं, ये महिला के गुणसूत्र है, ये महिला के गुणसूत्र है और ये क्या है? ये पुरुष के गुणसूत्र है। अब विकार, आपने नाम सुना होगा थर्ड जेंडर, वो इन विकार से बनते हैं। ठीक है, यदि एक और गुणसूत्र जुड़ जाए 44 के साथ, टेरिसोमी +1, ठीक है, कौन सा जुड़ जाए? टेरिसोमी जुड़ जाए, जिससे ये गुणसूत्र 44 के स्थान पे क्या हो जाते हैं? 45 हो जाते हैं और उनमें एक गुणसूत्र एक्स एक्स होता है तो वो कितना हो जाता है? 47। ठीक है, या 45 के साथ क्या जुड़ जाए? एक्स वाई, यानी कि वो 44 थे उसके साथ एक क्या आ गया? ट्रीसोमी आ गया, तो 47 हो गए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे गुणसूत्रीय विकार है तो उनमें क्या होगा? लिंग में उनके कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। ठीक है, लिंग निर्धारण में दिक्कत होगी या फिर उनमें लक्षण कुछ अलग होंगे। ठीक है, जिसको अपन अलग प्रजाति बोलते हैं। एक होता है मोनोसोमी। मोनोसोमी में क्या होता है कि आपके जो एक जोड़ी एक्स्ट्रा है 44 के अलावा, उसमें या एक्स बचता है, वाई एकदम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उसमें टोटल कितने बचेंगे? 45 बचेंगे, लेकिन सामान्य में क्या होना चाहिए? 46 46 होने चाहिए। तब यदि उनमें 46 है, 46 के अंदर 44 जोड़े तो सेम ही होता है दोनों में। यदि 45 और 46 ये दोनों एक्स एक्स है तो वो महिला है, यदि 44 गुणसूत्रों के साथ उनमें एक्स वाई है तो वो पुरुष है। लेकिन इनमें भी कुछ दिक्कत आती है तो वो थर्ड जेंडर बन जाते हैं। ठीक है, यदि नहीं बनते तो भी उनमें कुछ ना कुछ गुण आते हैं। अब बात करें अपन पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्री डू चार्ट सिंड्रोम। तो पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है? इनमें 13वें जोड़े पर 3 गुणसूत्र आते हैं। इससे लक्षण क्या होते हैं? अल्पायु या फिर होठ कटा हुआ बच्चे का जन्म होना। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है? ट्राइसोमी 18, मतलब 18वें जोड़े पे 3 गुणसूत्र आ जाते हैं। तो 44 गुणसूत्र हैं, उनमें 13वें जोड़े पे यदि 3 गुण, मतलब 13वें जोड़े पे क्या आ जाए? मतलब एक जोड़े में कितने होते हैं? 2 गुणसूत्र होते हैं। यदि 13वें जोड़े पे 3 गुणसूत्र आ जाए, ठीक है, तो उनको पटाउ सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। वे अल्पायु होते हैं। ठीक है, और होठ उनका कटा हुआ, ऐसा कुछ होता है। बात करें एडवर्ड सिंड्रोम की, तो 18वें जोड़े में 3 गुणसूत्र आ जाएंगे तो वे क्या हो जाएंगे? अल्पायु। अल्पायु में उनका जन्म हो जाएगा। ठीक है? बात करें डाउन सिंड्रोम की, तो 21वें जोड़े पर 3 गुणसूत्र आ जाएंगे। इनका लक्षण क्या होगा? वे मंद बुद्धि होगी। ठीक है, बोलो बोलना आपने, बोलो। क्रेडू चार्ट सिंड्रोम में क्या होता है? 5वें जोड़े की भुजा विलुप्त हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है? बच्चा बिल्ली की आवाज में रोता है। मैं नहीं रो रहा, ठीक है, बता रहा हूँ। इतनी चीज क्लियर होगी। तो एक होता है आपका टर्नर सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है? 44 जोड़ी गुणसूत्र हैं और आपका एक्स है गुणसूत्र
45वां, लेकिन 46वां गुणसूत्र गायब है, हट जाए, कम हो जाए, तो अपन क्या बोलेंगे, उसको टर्नर सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। ठीक है, और सामान्यतः ये रोग किस में होता है, महिलाओं में, और इससे क्या होता है, बांझ होने की स्थिति होती है। वो महिला क्या होती है, बांझपन की स्थिति में जूझ रही होती है। बात करें अपन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, तो 44 गुणसूत्र के साथ 3 गुणसूत्र आ जाए, एक्स एक्स और एक वाई। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 47 हो गए। और ये सामान्यतः किस में होता है, पुरुषों में होता है। इससे लक्षण क्या होता है, इससे पुरुषों में महिलाओं के लक्षण आने स्टार्ट होते हैं। तो पुरुष है उनमें भी किसके लक्षण आएंगे, महिलाओं के लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बात करें जेकब सिंड्रोम की, तो जेकब सिंड्रोम में क्या होता है, 44 प्लस एक्स वाई वाई, यानी कि टोटल 47 होंगे। ठीक है, ये रोग पुरुषों में होता है, जिसे पुरुष बहुत ही अति आक्रामक या क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ठीक है, एक होता है सुपर फीमेल, 44 प्लस एक्स एक्स एक्स। ठीक है, यानी कि 47। तो ये रोग भी महिलाओं में होता है, जिसका लक्षण क्या है, बांझपन, वे बांझ होती है। ठीक है, तो ये सभी है अलिंग गुणसूत्रीय और लिंग गुणसूत्रीय रोग, यानी कि जन्म से हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग। ठीक है, तो हमने आज मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में कंप्लीट चीजें अपन ने पढ़ ली। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। आज की क्लास को यहीं पे करते हैं खत्म। ठीक है, आज की क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म। तो अब तक हमने मानव स्वास्थ्य रोग के अंदर उपार्जित रोग, अनुवांशिक रोग, ठीक है, अनुवांशिक रोगों के अंदर अपन ने जन्म से उत्पन्न होने वाले सभी रोग देख लिए। बात करें अपन सभी रोग, देखो मैंने इतना शॉर्ट में सभी चीजें क्यों कराई है, क्योंकि इस चैप्टर से ज्यादातर हर एक लाइन से प्रश्न बनते हैं, और जो जो प्रश्न बनते हैं वो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया। रोगजनक पूछेगा, या किसी रोग का उपचार पूछेगा, या आपको परीक्षण देकर के रोग पूछेगा, रोगजनक देकर के रोग पूछेगा, रोग वाहक पूछेगा। ठीक है, लाइट भी चली गई है, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय राजस्थान। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।